Assalamualaikum. Today we will start the chapter number 3 of therapeutic exercises range of motion. रेंज ऑफ मोशन हम किसको कहते हैं कि फुल मोशन पॉसिबल, एक एक्सट्रीमिटी एक जॉइंट मसल पे जितनी ज़्यादा पॉसिबल मोशन हो सकती है उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ मूवमेंट बॉडी अलाउज, बॉडी जितनी मूवमेंट को अलाउ करती है. ठीक है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रेंज ऑफ मोशन हमारे पास एक बेसिक टेक्निक है जो कि हम एग्जामिनेशन और इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट में यूज़ करते हैं इनटू अ प्रोग्राम ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन. जब हमने एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बना दी है, अब हमने पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी है और इनिशिएट करवानी है उसकी मूवमेंट, तब हम रेंज ऑफ मूवमेंट की बेसिक टेक्निक को यूज़ करेंगे. ठीक है, मूवमेंट दैट इज नेसेसरी टू अकम्प्लिश फंक्शनल एक्टिविटीज़ कैन बी व्यूड. मूवमेंट जो कि हमें फंक्शनल एक्टिविटीज़ करनी, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, जो भी हमारी एरियल्स होती हैं, जो हम बॉडी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ओवरहेड मूवमेंट्स, एबडक्शन, एडक्शन, ये सब देख सकते हैं हम. ठीक है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एज मसल और एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग द बोन इज वेरिएट पैटर्न ऑफ रेंज ऑफ मोशन. और ये कैसे होती है कि जब कोई इंटरनल मसल एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है, बॉडी के अंदर से ये फोर्स प्रोवाइड करता है, और एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि एक बाहर से कोई मैनुअली या मशीन से या पैसिव कोई थेरेपिस्ट मूव करे मूव बोन को इन अ वेरियस पैटर्न ऑफ रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, तो फिर हमारे पास जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो अचीव होगी. ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि जब एक पर्सन मूवमेंट करता है तो मसल एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल पोर्शन है ना बॉडी का, तो ये हमारे मसल के कंट्रोल करेगा कि कितनी मूवमेंट रिक्वायर्ड है, कितनी मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, बोन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द कनेक्टिंग जॉइंट्स. बोन तो मसल तो मूव करता ही करता है ना, इसके साथ साथ हमारे पास जो दो सर्फेसेज हैं जॉइंट की, जो जॉइंट को कनेक्ट कर रही हैं दोनों बोन्स, वो भी मूव करती हैं. ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन मूव किया है? एक तो जॉइंट ने मूव किया है और एक मसल ने मूव किया है. मसल इज अ सॉफ्ट टिश्यू. ठीक है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट एज वेल एज द इंटेग्रिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. जॉइंट का स्ट्रक्चर और सॉफ्ट टिश्यू की इंटेग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दैट पासिस ओवर अ जॉइंट, जो कि एक जॉइंट से पास करेगा सॉफ्ट टिश्यू, अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मोशन दैट कैन अकर बिटवीन टू बोन्स. जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट पे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू पे. ये दोनों हमारे पास डिटरमिन करेंगे या फिर अफेक्ट करेंगे रेंज ऑफ मोशन पे बिटवीन टू जॉइंट्स. ठीक है, ये उन्होंने रेंज ऑफ मोशन की डेफिनेशन बताई है. फुल मोशन पॉसिबल इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन. व्हेन मूविंग अ सेगमेंट थ्रू इट्स रेंज ऑफ मोशन, जब एक सेगमेंट रेंज ऑफ मोशन में मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक जो भी एक जॉइंट के सराउंडिंग में स्ट्रक्चर होता है, मसल, टेंडन, जॉइंट, साइनोवियल, ये सब कुछ, इसके साथ साथ ये भी अफेक्ट होगा. जाहिर सी बात है, यही तो मूवमेंट करवा रहे हैं. इन स्ट्रक्चर्स में या तो इलोंगेशन होगी या शॉर्टनिंग होगी, टेंशन प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ आर इजीली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ जॉइंट रेंज एंड मसल रेंज. रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ कौन डिस्क्राइब करता है? जॉइंट की रेंज और मसल की रेंज. इनमें से एक भी लिमिटेड होगी तो रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हमें डिफ़िकल्टी होगी या रिस्ट्रिक्शन होगी. ठीक है, अब एक हमारे पास उन्होंने दो बातें की यहाँ पे, एक जॉइंट की रेंज और एक मसल रेंज. पहले हम देखेंगे जॉइंट रेंज क्या होती है. जॉइंट रेंज को डिस्क्राइब करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि एक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन आर यूज्ड. ठीक है, और रेंजेस अवेलेबल जॉइंट मूवमेंट आर यूजुअली मेजर्ड विद गोनियोमीटर एंड रिकॉर्डेड डिग्रीज. ठीक है, ये जो मूवमेंट थे हमारे पास जो जॉइंट करवा रहा था, और ये हमने मूवमेंट किससे मेजर की? विद द हेल्प ऑफ द गोनियोमीटर. ठीक है, और हमने डिग्रीज में इसकी मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया. अब ये तो थी जॉइंट की बात. अब हम मसल की बात करें तो मसल रेंज इज रिलेटेड टू फंक्शनल एक्सर्शन ऑफ मसल. फंक्शनल एक्सर्शन हमारे पास क्या होती है कि एक मसल की ये एबिलिटी है कि वो कितना शॉर्ट हो सकता है और कितना लॉन्ग हो सकता है, वो हमारे पास मसल की फंक्शनल एक्सर्शन आती है. चेंज इन लेंथ ऑफ अ मसल, नीचे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. Functional exertion is the distance that a muscle is capable of shortening after it has been elongated to a maximum. एक पेशेंट है, ठीक है, या फिर एक पर्सन लगा लो, चलो नॉर्मल पर्सन, उसके हमने मसल को एलोंगेट किया, फुली एलोंगेट किया, लेंथन किया. उसके बाद उस मसल की जो कैपेबिलिटी होगी शॉर्टनिंग की, ठीक है, उसने चेंज इन लेंथ किया ना, तो उसकी मसल की जो शॉर्टनिंग होगी ना मैक्सिमम, वो होगी हमारे पास फंक्शनल एक्सर्शन. फिर से देख लें, इट इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ मसल दैट इज़ कैपेबल ऑफ शॉर्टनिंग आफ्टर इट हैज़ बीन एलोंगेटेड टू इट्स मैक्सिमम. ठीक है, अब कुछ केसेस में फंक्शनल एक्सर्शन के कुछ केसेस में रेंज ऑफ मोशन डिटरमिन्ड बाय द जॉइंट इट क्रॉसेस. ठीक है, वो कह रहे हैं कि रेंज ऑफ अ मसल, एक मसल की रेंज डिपेंड करती है कि वो कितने जॉइंट को क्रॉस कर रहा है. ठीक है, जॉइंट इट क्रॉस, इस बात में इन्होंने कहा है कि इधर वो जो मसल है वो 1 जॉइंट मसल है या 2 जॉइंट मसल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकियालिस की बात करें तो हमारे पास वो 1 जॉइंट मसल है, वो मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से निकलता है और हमारे पास ह्यूमरस के कंडाइल पर जाके लगता है. ठीक है ना, तो ये हमारे पास सिर्फ एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है. ठीक है, the range for brachialis muscle is limited by
रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट द एल्बो जॉइंट। तो इस मसल की रेंज ऑफ मोशन किस पर डिपेंड कर रही है? लिमिटेड बाय रेंज ऑफ एल्बो जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक वन जॉइंट मसल की एग्जांपल है कि एक मसल है, उसने वन जॉइंट को क्रॉस किया और अगर वो उसकी अवेलेबल रेंज कम है तो किस वजह से कम है? तो एल्बो जॉइंट की वजह से कम है, उसकी वन जॉइंट, क्योंकि वो वन जॉइंट मसल है, एक जॉइंट से क्रॉस कर रहा है। एक है हमारे पास टू जॉइंट मसल या फिर मल्टी जॉइंट मसल। उसमें क्या होगा, वो बहुत सारे मसल यहाँ पर टू जॉइंट्स को या फिर मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस करके आएगा। टू जॉइंट मसल में हैमस्ट्रिंग की एग्जांपल आती है और मल्टी जॉइंट्स में हमारे पास जो भी हमारे पास PIP DIP फिंगर्स के मसल्स होते हैं ना, उनकी एग्जांपल्स आती हैं। इनकी देयर रेंज गोज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनी जॉइंट देयर क्रॉसेस। इस बात को हम यहाँ से समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि अ टू जॉइंट मसल फंक्शनिंग एट हिप एंड नी इज़ द हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। कि एक हैमस्ट्रिंग जो है ना, वो हमारे पास हिप से भी गुजरता है और नी से भी गुजरता है। ठीक है, वो हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्ट होगा हैमस्ट्रिंग मसल, तो वो हमारे पास नी की फ्लेक्शन भी करवाता है और हिप की एक्सटेंशन कराता है। ठीक है, नी पे क्या करवाई? फ्लेक्शन, हिप पे करवाई एक्सटेंशन। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो मसल ने कहा कि इससे ज़्यादा मैं शॉर्टन नहीं हो सकता। इट शॉर्टन्स टू अ पॉइंट नोन एज एक्टिव इनसफिशिएंसी, कि उसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ शॉर्टनिंग अचीव हो गया है, वेयर इट इज़ टू शॉर्ट टू प्रोड्यूस मच टेंशन। इससे ज़्यादा वो शॉर्ट नहीं हो सकता, तो वो एक्टिव इनसफिशिएंसी होती है। ठीक है, दिस इज़ द एंड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये इसकी शॉर्टनिंग की एंड रेंज ऑफ मूवमेंट आ गई है। व्हेन इट इज़ फुल्ली लेंथन, जब अब ऑपोजिट बात की कि अब जब ये लेंथन होगा और फिर भी लिमिट करेगा रेंज ऑफ मोशन को, तो जब इससे ज़्यादा लेंथनिंग नहीं हो सकती तो वो पैसिव मूवमेंट होगी। ठीक है, दिस अकर्स इन हैमस्ट्रिंग मूवमेंट व्हेन द नी इज एक्सटेंडेड एंड फुल रेंज ऑफ मोशन और रेंज ऑफ हिप फ्लेक्शन इज लिमिटेड। उन्होंने कहा अब हमने क्या किया कि हमने नी पे एक्सटेंशन करवाई। जब हम नी पे एक्सटेंशन करवा देंगे तो हमारे पास फुल रेंज ऑफ हिप फ्लेक्शन अचीव नहीं होगी, वो लिमिटेड होगी। एक जॉइंट पे तो हमारे पास नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट आएगी और एक जॉइंट पे हमारे पास मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगी। सेम इसी तरह मैं अगर नी फ्लेक्शन करवाऊँ और हिप की एक्सटेंशन कराऊँ तो एक मूवमेंट जो मेरे पास हिप एक्सटेंशन है, अब मेरे पास वो नॉर्मल आएगी और नी फ्लेक्शन लिमिटेड आ जाएगी। इनका मतलब क्या है? टू जॉइंट मसल पे जब कोई हम मूवमेंट करवाएंगे तो एक मूवमेंट पे रेंज एक जॉइंट पे मूवमेंट फुल आएगी और एक जॉइंट पे मूवमेंट लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, normally functions in mid portion of the functional extension where ideal length tension relation exists. We all know that muscle कब efficiently work करता है? जब वो mid range में perform करता है। ठीक है, mid range outer part of mid range में, तो उन्होंने भी यही बताया कि तब ideal length tension relation exist करेगा। अब उन्होंने कहा है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी सेगमेंट को रेंज ऑफ मोशन में पीरियडिकली मूव करना चाहिए। ठीक है, वेदर इट इज़ द अवेलेबल जॉइंट और जॉइंट रेंज और मसल रेंज। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमने एक मूवमेंट परफॉर्म करते रहना है, क्योंकि अगर हम ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, पीरियडिकली अपने बाजू को नहीं हिलाई चलाएंगे उसकी रेंज ऑफ मोशन में, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ना। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, एडहेशंस बन सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रिकग्नाइज दैट मेनी फैक्टर्स सच एज सिस्टेमिक जॉइंट, न्यूरोलॉजिकल मसल डायजीसिस, सर्जिकल ट्रॉमास और सिंपली इनएक्टिविटी और इमोबिलाइजेशन फॉर एनी रीजन कैन लेड टू डिक्रीज्ड मोशन। यही बात हमने कही, अगर हमने मूव नहीं किया, इमोबिलाइज रखा, या फिर कोई डिजीज़ है, ट्रॉमा है, सर्जरी हुई है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एडहेशंस बनेंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स बनेंगे। ठीक है, और हमारे पास उसकी रेंज ऑफ मोशन एक जॉइंट की और मसल की कम हो जाएगी। ठीक है, थेराप्यूटिकली फिर हम उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ आर एडमिनिस्टर्ड टू मेंटेन सॉफ्ट एंड जॉइंट मोबिलिटी, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन। फिर उन्होंने कहा है अगर रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ हो गई है तो हम रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ करवाएंगे ताकि जो सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट उसकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हम उसके लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद रॉबर्ट सोल्टर ने हमें कहा था कि मूवमेंट बेनिफिट है इन द फेज ऑफ हीलिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है ना, जब टिश्यू हीलिंग हो रही हो आफ्टर सर्जरीज और पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो हमने मूवमेंट बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन मूवमेंट एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट बिल्कुल कंट्रोल्ड स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, और स्लो। अब उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज की तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में अ बॉडी सेगमेंट इज मूव्ड, ठीक है, विद इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन के अंदर हर किसी में अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन के अंदर रहना, ठीक है ना। दैट इज़ प्रोड्यूस एंटायरली बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि प्योरली कोई बाहर से फोर्स लगेगी, जो कि हमारे पास ग्रेविटी हो सकती है, मशीन हो सकती है, या फिर एक दूसरा इंसान हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, या फिर वो पेशेंट का अपना ही दूसरा जो नॉर्मल लिम्ब है उसके साथ भी वो कर सकता है। एक पेशेंट का राइट बाजू में अगर पेन है और उसने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी तो वो लेफ्ट वाले से मूव करेगा, ठीक है ना, पेशेंट का ही दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो है नो वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली मसल खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा ना, बाहर से मूवमेंट आ रही है तो वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी,
ठीक है। पैसिव स्ट्रेचिंग, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव स्ट्रेचिंग आर नॉट सिनोनिम। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में हमने सिर्फ और सिर्फ रेंज पे काम किया, लेकिन स्ट्रेचिंग जब आएगी तो हम स्ट्रेचिंग पे भी काम करेंगे। उसके अंदर जो एडहेशंस, कॉन्ट्रैक्शंस या फिर शॉर्टनिंग मसल स्पाज्म हुआ है उसके रिलेटेड स्ट्रेचिंग कराएंगे। तो ये सिनोनिम नहीं है, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट्स में क्या करेगा, बॉडी सेगमेंट मूव करेगा विद इन अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, और जहाँ पे हमारे पास नो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी यहाँ पे वॉलंटरी एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑफ द मसल दैट क्रॉसिंग द जॉइंट, ठीक है। जिस जॉइंट पे मूव करवाई है उसके ऊपर जो मसल्स क्रॉस कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये पेशेंट खुद परफॉर्म करेगा, ये थेरेपिस्ट यहाँ पे बाहर से परफॉर्म करेगी। अब है एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का तो पता चल गया, इसके साथ असिस्टिव जो है उस बात का क्या मतलब है कि एक पेशेंट है, उसको मूवमेंट इनिशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है या उसको एंड रेंज गेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बाकी और कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, द टाइप ऑफ AROM इन विच असिस्टेंस इज प्रोवाइड मैनुअली और मैकेनिकली बाय आउटसाइड फोर्स बिकॉज द प्राइम मूवर नीड्स मच असिस्टेंस टू कंप्लीट द मोशन। अब फॉर एग्जांपल है, एक पेशेंट कहता है मुझसे बाजू उठाई नहीं जाती, लेकिन हम उसको थोड़ी सी असिस्टेंस मतलब ये होता है ना, हेल्प करना, हम उसको थोड़ी सी बाहर से हेल्प करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, सिर्फ सपोर्ट करना है उसको, तो पेशेंट वो ले जाएगा ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी असिस्टेंस के बाद पेशेंट खुद ही ले जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो लेके जा सकता है। उसको सिर्फ मूवमेंट शुरू करने में डिफिकल्टी थी, तब हमने उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। उसके बाद पेशेंट कहता है मैं सारी बाजू ऊपर ले जाता हूँ, बस इससे आगे नहीं मुझसे लेकर जाई जाती, एंड रेंज नहीं मुझसे ना लेकर जाई जाती, तो तब हम उसको एंड रेंज तक लेकर जाने के लिए थोड़ी सी असिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये होती है, पेशेंट एक्टिवली कर रहा है, बस हमने उसको थोड़ी सी हेल्प की है मूवमेंट को। उसके बाद है इंडिकेशन एंड गोल्स रेंज ऑफ मोशन। हम कब करेंगे PRO मैम, ठीक है, और उसकी लिमिटेशंस क्या, गोल्स क्या हैं। उसके पहले हम इंडिकेशंस अगर देखें तो उन्होंने क्या कहा है, जिस रीजन पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन टिश्यू होगा वहाँ पे हमने एक्टिव मूवमेंट नहीं करानी, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक्टिव मूवमेंट नहीं करवानी, क्योंकि वो हमारे पास हार्मफुल होती है, हीलिंग प्रोसेस को डिले कर सकती है। वहाँ पे हमने पैसिव मूवमेंट करानी है, मूवमेंट तो करानी है, एक्टिव नहीं करवा सकते, वो हमारे पास हार्मफुल है, तो हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवा दी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे पेशेंट अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकता, जो कि बेड रिटन पेशेंट होता है, कोमाटोज पैरालाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, मसल में पावर ही नहीं है, तो फिर हम बाहर से उनकी बॉडी को मूव करवाएंगे। और क्यों करवाएंगे वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे गोल्स में, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे एक सर्जरी हुई थी, मसल टीयर हुआ था, मसल इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ना, तो मसल टीयर हुआ था, हमने उसको सर्जिकल रिपेयर करवाया। अब पेशेंट ने एक्टिव मूवमेंट नहीं करवानी, अगर एक्टिव मूवमेंट करवाएंगे ना तो मसल टीयर हो सकता है दोबारा हो जाए, या उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह हो मसल में, ठीक है। तो हमने वहाँ पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, ठीक है। अब अगर हम इधर से पढ़ लें एक बार, इन द रीजन वेयर इज एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू पैसिव मोशन इज बेनिफिशियल, वेयर एक्टिव मोशन वुड बी डेट्रीमेंटल टू द हीलिंग प्रोसेस। इन्फ्लेमेशन आफ्टर इंजरी और सर्जरी यूजुअली लास्ट 2 to 6 डेज। इन्फ्लेमेशन है तो 2 to 6 डेज अब आपने PRO आर्म पे रहना है, लेकिन आफ्टर 6 डेज आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पे जा सकते हो। व्हेन अ पेशेंट इज नॉट एबल टू डू और नॉट सपोज टू एक्टिवली मूव अ सेगमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। पेशेंट अपनी एक्टिवली मूवमेंट सेगमेंट नहीं परफॉर्म कर सकता, जैसे कि कोमाटोज, पैरालाइज्ड, कंप्लीट बेड रेस्ट, मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। PRO is indicated after surgical repair of contractile tissue when active tissue would compromise the repair muscle. I hope ये आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम इसके गोल्स देखते हैं कि PRO हम करवा क्यों रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि एक लंबे अरसे के लिए हमने एक लिम्ब को इमोबाइल कर दिया, जब वो इमोबाइल रहेगा तो वहाँ पे कार्टिलेज डीजनरेशन, एडहेशंस, कॉन्ट्रैक्चर और स्लगिश सर्कुलेशन, मतलब स्लो सर्कुलेशन आएगी, ठीक है। ये हमारे पास इन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम PRO करवाएंगे। ये PRO करवाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी थी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर वो कम नहीं होगी ना तो वो ज़्यादा भी नहीं होगी, मेंटेन रहेगी सिर्फ। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, मसल की इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और वेस्कुलर डायनामिक्स को असिस्ट करने के लिए, ठीक है ना। मसल को ब्लड आएगा, सर्कुलेशन बेहतर होगी वेस्कुलरिटी की, तभी तो न्यूट्रिशन मिलेगा और मसल अपना लिविंग रहेगा, नहीं तो मसल में तो डिजनरेशन या फिर श्रिंकिंग शुरू हो सकती है। उसके बाद है साइनोवियल मूवमेंट को इन्हेंस करेगा। अब ये तो थी मसल की बात। अब अगर हम जॉइंट की बात करें, जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास क्या करता है, जॉइंट को न्यूट्रिशन देता है, तो हमारे पास साइनोवियल मूवमेंट आएगी, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देगी, ठीक है। एंड डिफ्यूजन ऑफ मटीरियल्स इनटू जॉइंट की भी हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसके अलावा पैसिव रेंज ऑफ मोशन से पेन में भी इनहिबिशन होगी, हीलिंग भी बेहतर होगी, जैसे हमने पॉइंट 1 की इंडिकेशन में पढ़ा था, ठीक है। और पेशेंट को अवेयरनेस आएगी मूवमेंट में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को जब हमने कहा है इमोबाइल रखना है, पेशेंट में मूवमेंट नहीं करना, पेशेंट हो सकता है वो भूल जाए, पेशेंट का मसल भूल सकता है कि ये मूवमेंट मैंने कैसे करनी थी। पैसिव रेंज ऑफ मोशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये कमांड जाती रहेगी कि ये मूवमेंट का ये पैटर्न था, इस बात का ये मतलब है अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट। उसके बाद है PRO हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जहाँ मूवमेंट लिमिटेड है, ठीक है। व्हेन थेरेपिस्ट इज एग्जामिनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर, PRO में यूज टू डिटरमिन लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। ये चेक करने के लिए कि मूवमेंट लिमिटेशन है या नहीं, तो हम उसको PRO करके असेस कर लेंगे, ठीक है। जॉइंट स्टेबिलिटी कितनी है, हाइपर मोबाइल है या हाइपोमोबाइल है, मसल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और अदर सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी, ये सब कुछ इवैल्यूएशन के लिए ना, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के लिए।
उसके बाद हम एक पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डिज़ायर्ड मोशन। पेशेंट से हमने कहना है कि एक्टिवली बाजू ऊपर लेकर जाए, तो हम पेशेंट को पैसिवली टीच करेंगे, यहाँ पे पेशेंट को दिखा देंगे कि ऐसे करना है आपने। वहाँ भी हमने यूज़ कर लिया पेशेंट को सिखाने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर स्ट्रेचिंग। अब हमने पेशेंट को स्ट्रेचिंग करवानी है, इज़ ऑफन यूज्ड प्रीसीडिंग टू पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। तो स्ट्रेचिंग टेक्निक से पहले प्रिपरेशन फेज़ में हमने पेशेंट को ROM करवानी है, ठीक है, ये इसकी यूजेस है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है कि ट्रू पैसिव रिलैक्स्ड मूवमेंट में बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन व्हेन मसल इज इनर्वेटेड एंड पेशेंट इज कॉन्शियस। अब इनर्वेटेड मसल होता है एक हमारे पास और एक डी इनर्वेटेड मसल होता है। मसल इनर्वेटेड तब होता है जब उसकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट होती है। अब एक मसल की ब्लड सप्लाई भी ठीक है और पेशेंट भी कॉन्शियस है, तो हमारे पास बहुत डिफिकल्ट है कि हम ट्रू पैसिव रिलैक्स मूवमेंट करवा सकें। और पैसिव मूवमेंट जब हम करवाएंगे ट्रू नहीं आ रही, ये रिलैक्स भी नहीं है, तो हम वैसे तो परफॉर्म करवाएंगे, उसका कोई ना कोई तो बेनिफिट मिलेगा ना, वो जो हमने पीछे पढ़े हैं। लेकिन पैसिव मोशन हमारे पास मसल एट्रोफी को प्रिवेंट नहीं करता, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को भी इंक्रीज़ नहीं करता। ऑल्दो जो सर्कुलेशन में असिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी एक्टिव मूवमेंट्स होती है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होती। अब एक्टिव एंड असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन देख लेते हैं, ये हम कब करवाएंगे, जो पेशेंट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, पेशेंट को अपना बॉडी सेगमेंट मूव कर सकता है। यहाँ पर पेशेंट अपना बॉडी सेगमेंट मूव नहीं कर सकता था, हमने पैसिव करवाई थी, अब वो कर सकता है तो हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, ठीक है। अगर पेशेंट को असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, विद और विदाउट असिस्टेंस। उसके बाद अगर पेशेंट का, उन्होंने बड़ा यही बात किया कि पेशेंट के मसल्स वीक है, ठीक है, एंड अनएबल टू मूव अ जॉइंट थ्रू द डिज़ायर्ड रेंज ऑफ मोशन, और वो डिज़ायर्ड रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं कर पा रहा, तो हमने असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन करानी है टू द मसल इन अ केयरफुली एंड कंट्रोल मैनर, ताकि मसल जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक फंक्शन परफॉर्म कर सके एंड कैन प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन, और फिर हम उसकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ठीक है। पहला एबल टू कॉन्ट्रैक्ट और फिर वीक मस्कुलेचर है तो असिस्टेंस के साथ करवाई, ठीक है। और कंट्रोल वंस अब पेशेंट के पास अपना रेंज ऑफ मोशन का कंट्रोल आ गया, ठीक है, अब उसके मसल्स भी वीक नहीं है क्योंकि हमने उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा दी। तो अब हमने उसको स्ट्रेंथनिंग के बाद रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पे लेके जाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से क्या होगा, मसल परफॉर्मेंस बेहतर होगी और फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे पेशेंट वापस आ जाएगा। जहाँ पे अब बॉडी वॉज इमोबिलाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो हमने अब उस एरिया की भी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, ठीक है, और उसके ऊपर वाले जॉइंट की भी और नीचे वाले जॉइंट की भी, और इज़ यूज्ड ऑन द रीजन्स अबव एंड बिलो द इमोबिलाइज सेगमेंट टू मेंटेन द एरियाज एज नॉर्मल एज अ कंडीशन एज पॉसिबल। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्बो पे चोट लगी थी, ठीक है ना, तो अब मैंने एल्बो को इमोबिलाइज रखा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी तो मैंने एल्बो की भी एक्सरसाइज करवानी है, ऊपर जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, और नीचे कौन सा जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, तो मैंने इन तीनों को इन्वॉल्व करके एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम में हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, और इन स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज प्रोग्राम और पोस्चर्स में, ठीक है। गोल्स क्या हैं, क्यों क्यों करेंगे, इससे हमें फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके पास ब्लड सप्लाई आएगी, वहाँ पे मसल एट्रोफी नहीं होगी, मोटर लर्निंग फ्रॉम वॉलंटरी मसल कंट्रोल, मोटर लर्निंग बेहतर होगी, ठीक है। ये हम देखते हैं नीचे पॉइंट्स को ब्रीफली कि एक मसल की इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मसल, और मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एबिलिटी जो होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी, उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा सेंसरी फीडबैक जाएगा। सेंसरी फीडबैक में हमारे पास गोल्जी टेंडन प्रोवाइड करेगा कि लिमिट करनी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सेंसरी फीडबैक दो तरह से जाता है ना, गोल्जी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल फाइबर्स, तो ये हमारे पास सेंसरी फीडबैक मसल को सेंड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटेग्रिटी, जो इनकी इंटेग्रिटी होगी और स्ट्रेंथ होगी बोन एंड जॉइंट की, वो भी मेंटेन रहेगी और उसको भी स्टिमुलस मिलेगा। सर्कुलेशन बेहतर होगी और थ्रोम्बस प्रिवेंट होगा, ठीक है ना, थ्रोम्बस नहीं बनेगा। थ्रोम्बस कब बनता है, जब स्लगिश ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो ब्लड होता है वो एक्यूमुलेट बन के एक क्लॉट बना देता है, वो क्लॉट हमारे पास वेजल्स में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना, और वो थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस को प्रिवेंट करने के लिए भी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ज़रूरी है। डेवलप कोऑर्डिनेशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन से कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी, मोटर स्किल्स होगी। क्यों, जब हम एक्टिव मूवमेंट्स करेंगे तो प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। प्रोप्रियोसेप्टिक्स एक्टिवेशन हमारे पास क्या करेगी, जो जॉइंट के पोजीशनिंग के रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा है लिमिटेशंस क्या है इसकी, कि एक मसल है जो कि पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर ना ही एक्टिव रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगी, ना ही मेंटेन करेगी। उसके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेगी, और ये स्किल और कोऑर्डिनेशन को भी बेहतर नहीं करेगी। पीछे हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेगी, लेकिन उस पैटर्न में, जिस पैटर्न में हमने मूवमेंट करवाई है, उसके अलावा किसी और पैटर्न में नहीं करवाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कहाँ पे एहतियात के साथ करनी है और कहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस नहीं करनी। अब हम ये देख लेते हैं। ये एक ब्रीफ इसका टॉपिक यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी समरी प्रोवाइडेड है। मैं समरी एक्सप्लेन करूँगी और फिर यहाँ से ये पॉइंट जो अंडरलाइन है उनको एक्सप्लेन करूँगी, एंड यू विल सी, आपको समझ आ जाएगी। इधर इन्होंने क्या कहा है, रेंज ऑफ मोशन शुड नॉट बी डन व्हेन मोशन इज डिस्ट्रप्टिव इन द हीलिंग प्रोसेस। हमने वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं करवानी जहाँ पे हमें मोशन के साथ कोई इंजरी या फिर डैमेज होएगा,
ठीक है, ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। केयरफुली कंट्रोल मोशन विद इन द लिमिट ऑफ पेन फ्री मोशन ड्यूरिंग अर्ली फेजेस ऑफ ऑल्दो हमने उन्होंने कहा है कि रेंज ऑफ मोशन करवानी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे मोशन से डैमेज होगा, लेकिन हम थोड़े अरसे बाद आफ्टर द अर्ली रिकवरी तो हमने पेन फ्री रेंज में कंट्रोल मोशन करवाना है, ठीक है। और अगर हमारे पास पेन और इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो रही है आफ्टर द कंट्रोल्ड मोशन, तो यहाँ तो हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट करा दिया, यहाँ पे हम रॉन्ग मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। रेंज ऑफ मोशन शुड नॉट बी डन व्हेन पेशेंट रिस्पॉन्स और कंडीशन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। रेंज ऑफ मोशन वहाँ भी नहीं करवानी जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक थ्रोम्बस बना हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, तो हमारे पास उसके चांसेस हैं कि वो जब हम उसको मूवमेंट कराएंगे पेशेंट को, उसका हार्ट को करेक्ट करेंगे और वो कोरोनरी आर्टरी से निकलता हुआ थ्रोम्बस कहीं और भी जा सकता है, या फिर ब्लड क्लॉट जो है वो हमारे पास हार्ट में जाके कहीं ब्लॉकेज कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, वहाँ पर भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। और इसके बाद पैसिव रेंज ऑफ मोशन केयरफुली इनिशिएटेड टू मेजर जॉइंट्स, ठीक है। अब उन्होंने वही बात की कि अगर वीनस स्टेसिस है, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, तो हमने मेजर जॉइंट्स पे एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टू एंकल एंड फीट पे मिनिमाइज़ कर देनी है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑन मेजर जॉइंट्स एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑन एंकल एंड फीट, ठीक है ना। अब एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ये सब कुछ हुआ हुआ है उस पेशेंट का, ठीक है, तो हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी आर लिमिटेड वॉकिंग और यूजुअली टॉलरेटेड, तो वो पेशेंट जो है ना वो सिर्फ वॉकिंग ही कर सकता है, तो हमने उसको अभी सिर्फ वॉकिंग पे ही रखना है, हमने सिर्फ उतनी ही करवानी है जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं, इस बात का ये मतलब है। और हमने साथ साथ उसके सिम्टम्स को भी मोनीटर करना है कि आइदर उसको डिजीनेस तो नहीं फील हो रही, उसकी पेन तो नहीं इंक्रीज हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद सिडेशन इंटरवेंशन। अब एक पेशेंट था, उसकी कोई सर्जरी थी, ठीक है, तो उसको सिडेशन देते हैं ना, बेहोशी की दवाई देते हैं, तो अब वो जब उसकी सर्जरी हो गई है, वो सिडेशन भी उसकी ख़त्म हो गई है, तो हो सकता है कि उसको मतलब एक वर्टिगो या चक्कर की कंडीशन आए, ठीक है ना, उसको चक्कर आ सकता है, डिजीनेस हो सकती है। तो उसके लिए हमने प्रोग्रेशन करनी है, आहिस्ता आहिस्ता पहले पेशेंट को बिठाएंगे, स्टैंड करेंगे और फिर वॉकिंग कराएंगे, ठीक है। मे बी इनिशिएटेड अर्ली ऑन मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट इन केस ऑफ वेंटिलेटेड पेशेंट्स में, ठीक है। एकदम से नहीं हमने कोई भी एक्शन करने, स्लोली प्रोग्रेशन करनी है। यहाँ से देखिए उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे नहीं करवानी जहाँ मोशन टू अ पार्ट इज डिस्टर्बेड टू द हीलिंग प्रोसेस, लेकिन हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में वो बेनिफिट करेगा हीलिंग को, लेकिन हमने क्या करवानी है, कंट्रोल्ड मोशन करवानी है। उसके बाद वाला पॉइंट कि स्टे विद इन द रेंज स्पीड एंड टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को दर्द नहीं होनी चाहिए, पेशेंट की अवेलेबल रेंज में होनी चाहिए। उसके बाद अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आपने टू मच मूवमेंट कराई है या आपने रॉन्ग मूवमेंट करवाई है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स ग्रेटर स्वेलिंग, हीट और रेडनेस होगी वहाँ पे। ये सब जो कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह, इन सब के अंदर आपने क्या करना है, लिमिटेड वॉकिंग नियर द बेड करवानी है, आर टॉलरेटेड, ठीक है ना, और मॉनिटरिंग ऑफ द सिम्टम्स करवाते रहना। कंडीशन से लाइफ थ्रेटनिंग हो तो वहाँ पे भी केयरफुल एग्जामिनेशन करानी है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड करा देनी है। PROM ऑन मेजर जॉइंट्स एंड AROM ऑन एंकल्स एंड फीट्स पे अवॉइड करनी है इन केस ऑफ वीनस एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और इन प्रोग्रेस ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट टॉलरेंस। उसके बाद वेंटिलेशन पे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिडेशन होती है, सिडेटिव इंटरप्शन होती है, तो उसके अंदर स्लोली प्रोग्रेशन करनी है फ्रॉम सिटिंग स्टैंडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन के लिए, ठीक है ना। तो हम एग्जामिन क्या करेंगे कि पेशेंट की इम्पेयरमेंट क्या है, उसका लेवल ऑफ फंक्शन क्या है, और डिटरमिन करेंगे कि कोई प्रिकॉशन तो नहीं है पेशेंट की बॉडी में कि हमें रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादा ध्यान से करना पड़े, और उनका प्रोग्नोसिस और उनका प्लान ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स की एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, आइदर हमने पेशेंट को डिटरमिन करना है पेशेंट की एबिलिटी है कि वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या पैसिव रेंज ऑफ मोशन में रोल प्ले कर सके, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिटरमिन करना है कि पेशेंट की अमाउंट ऑफ मोशन दैट कैन बी अप्लाइड सेफली फॉर द कंडीशन, पेशेंट की अमाउंट ऑफ मोशन कितनी रिक्वायर्ड है पेशेंट को, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको रेंज ऑफ मोशन करवानी है। तो उसके बाद हमने डिसाइड करना है, या आफ्टर दिस हमें कैलकुलेट निकालना है कि कौन सा पैटर्न पेशेंट के गोल को मीट करेगा, हमने किस पैटर्न में करवाएं तो पेशेंट का गोल अचीव हो जाएगा। एनाटॉमिकल प्लेन्स देखेंगे इसके अंदर, फ्रंटल सैजिटल और ट्रांसवर्स मसल की रेंज देखेंगे ऑफ एलोंगेशन, एंटागोनिस्टिक टू द लाइन ऑफ मसल ऑफ द होल ऑफ द मसल। उसके बाद हम कंबाइंड मूवमेंट्स करवाएंगे कंबाइंड पैटर्न में, ठीक है, सेवरल प्लेन्स और सेवरल एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें, और फंक्शनल मूवमेंट्स मोशन दैट इंक्लूड द एडियल्स, ठीक है। उसके बाद हमने इन सब पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करते रहना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड इंटरवेंशन, और नोट करना है कि पेशेंट के वाइटल साइंस में कोई चेंजिंग तो नहीं आई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। हमने उसको रेंज ऑफ मोशन करवाई, पेशेंट की जो है इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी वाइटल साइन चेंज हुआ है, या फिर पेशेंट का ब्रीथिंग रेट चेंज हो गया, पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में चला गया एक्सरसाइज करता करता, ठीक है।
तो इस बात को हमने केयरफुली एग्जामिन करना है और अगर ऐसा होगा तो उसको फ़ौरन हमने रोक देना और पेशेंट को रेस्ट देना है। इन सब चीज़ों को उसके बाद डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, और कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। वो कम्युनिकेशन आप किसी सीनियर डॉक्टर के साथ भी कर सकते हो, उसको डिस्कस करना है हमने फाइंडिंग और इंटरवेंशन को। और इसको आपने ये सब कुछ करने के बाद एक बार दोबारा रीएवैल्यूएट कर लेना, और अगर आपको लगे कि किसी चीज़ की कोई चीज़ हमें मज़ीद इसके अंदर ऐड करनी है या ख़त्म करनी है तो आपने उसको भी मॉडिफाई कर लेना है। द नेक्स्ट इज़ पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में दो चीज़ बहुत अहम होती हैं कि पेशेंट से कंसेंट लेना, और दूसरा होता है कि पेशेंट की क्लॉथिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर जब आपने पेशेंट के पास जाना है, आपने उसको समझाना है कि आपका प्लान क्या है और आपका मेथड ऑफ इंटरवेंशन क्या है। मतलब पेशेंट की ज़ुबान में आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना और उसको समझाना है कि हम आपको यही एक्सरसाइज करवाएंगे और इससे आपको ये बेनिफिट हासिल होंगे। उसके बाद आपने उस रीजन को जिस पे आपने ट्रीटमेंट करवानी है उसको फ्री करना है, ठीक है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, स्प्लेन ड्रेसिंग, इन सबको रिमूव कर देना है। और पेशेंट को ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही रिमूव नेकेड कर देना है। आपने पेशेंट का जो हिस्सा अननेसेसरी है, जो आपको नहीं चाहिए, उसको आपने कवर कर देना है। या फिर जब वो आपकी एग्जामिनेशन हो गई है या आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, फिर आपने उसको कवर कर देना है। ग्रैप का मतलब होता है कवर द पेशेंट एज नेसेसरी। जितना रिक्वायर्ड है उतना तो कवर कर लेना आप, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल भी रहे और पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। पोजीशन द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट खुद भी कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। एंड ऑल्सो अलाउ यू टू मूव बॉडी सेगमेंट, ताकि पेशेंट उसी तरह, अगर पेशेंट रेस्टिंग में होगा तो तभी तो वो इफेक्टिवली हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। इसके अलावा पेशेंट के साथ साथ हमने अपनी भी योरसेल्फ बॉडी मैकेनिक्स को भी ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को ट्रीट करते करते हम अपनी बॉडी मैकेनिक्स को खराब कर लें, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है हमने टेक्निक को, एक्सट्रीमिटी को ग्रास्प करना है अराउंड द जॉइंट। जो भी जॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट को हम ट्रीट करने लगे तो हमने उसको ग्रास्प करना है। और अगर हमारा एल्बो जॉइंट पेशेंट का ट्रीट करना था, उसको ग्रास्प किया मैंने और उधर पेन होगी जॉइंट पे, तो अब मैंने अपनी ग्रिप को मॉडिफाई करना है। या तो मैं मज़ीद ऊपर से पकड़ लूँगी या मैं मज़ीद नीचे से कर लूँगी या आराम से ग्रिप करूँगी, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, सपोर्ट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सपोर्ट एरियाज ऑफ पुअर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। पेशेंट की जिस स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी में वीकनेस है उसको भी मैं सपोर्ट करूँगी। सच एज हाइपरमोबाइल जॉइंट है, रिसेंट फ्रैक्चर और पैरालाइज्ड लिम्स सेगमेंट है, तो मैं उस एक्सट्रीमिटी को पेशेंट के नीचे पिलो रख सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी सेगमेंट को मूव करना है। मैंने ग्रास्प भी कर लिया, सपोर्ट कर लिया, अब मैं मूव करने लगी हूँ। और मूव कैसे करना है, पेन फ्री रेंज में मूव करना है, ठीक है ना, टू द पॉइंट ऑफ टिश्यू रिस्ट्रिक्शन, जहाँ तक टिश्यू रेजिस्ट करता है वहाँ तक। डू नॉट फोर्स बियॉन्ड द अवेलेबल। बियॉन्ड रेंज नहीं हमने जाना है, रेंज के अंदर अंदर रहना है। अगर हम रेंज के अंदर बाहर चले गए ना तो वो हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, ना कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हमने स्मूथली और रिथमिकली मोशंस प्रोवाइड करने हैं 5 to 10 रेपिटेशंस के साथ। और रेपिटेशंस डिपेंड करते हैं कि हमने प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है और पेशेंट की कंडीशन और रिस्पॉन्स क्या है। अगर पेशेंट 5 रेपिटेशन तक ही आपको कह रहा है कि बस कर दो, या पेशेंट 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपने रेंज ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करनी है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे या तो थेरेपिस्ट जाके किसी डिवाइस या मशीन के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब अप्रोप्रिएट, जब पेशेंट को समझ आ जाएगी, ठीक है, कि ये कैसे करनी है, तो फिर पेशेंट को हमने खुद सिखानी है कि अब पेशेंट खुद करेगा। पहले हम कर रहे थे, अब पेशेंट करेगा। पेशेंट में प्रोवाइड द फोर्स बी टॉट टू मूव द पार्ट विद द नॉर्मल एक्सट्रीमिटी, जो कि हमने पीछे बात कर ली कि पेशेंट अपनी दूसरी नॉर्मल लिम्ब को उस दूसरी के साथ करेगा, सेल्फ मोबिलिटी, ठीक है, सेल्फ मोबिलाइजेशन या सेल्फ मोबिलिटी कहते हैं। नो एक्टिव रेजिस्टेंस और असिस्टेंस इज गिवन बाय द पेशेंट मसल, ठीक है। पेशेंट ने ना ही असिस्ट करना है ना ही रेजिस्ट करना है, हमने सिर्फ उसको करवानी है। अगर पेशेंट ने ऐसा किया, उसने एक्टिव, हम पैसिवली उसको कराने, उसने एक्टिवली भी करने की कोशिश की, तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बन जाएगी, एक्टिव असिस्टिव बन जाएगी, वो फिर पैसिव रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगी, ठीक है। द मोशन इज कैरिड आउट विद द फ्री रेंज ऑफ मोशन, विदिन द फ्री रेंज ऑफ मोशन। और मोशन को हमने फ्री रेंज ऑफ मोशन में करवाना है, ठीक है, अवेलेबल रेंज में, विदाउट फोर्स्ड मोशन, जो कि बात हम यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं कि हमने रेंज ऑफ मोशन से एक्सीड नहीं करना। एक्सीड करेंगे तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में पहले हमने पेशेंट को गाइड कर देना और डिमॉन्स्ट्रेट कर देना कि ये आपने मूवमेंट प्रोवाइड कैसे करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हैव योर हैंड्स इन पोजीशन टू असिस्ट द गाइड, पेशेंट को असिस्ट एंड गाइड कर देना मूवमेंट के बारे में। और अगर पेशेंट का मसल वीक है तो हमने सिर्फ असिस्ट करना है, ठीक है, उस रेंज में, ओनली एज नीडेड फॉर स्मूथ मोशन। ना ही ज़्यादा असिस्ट करना है ना ही कम असिस्ट करना है। कब करना है, जहाँ पे वीकनेस होगी, एट द बिगिनिंग और एंड रेंज ऑफ मोशन। ये सब कुछ पहले बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। और वहाँ पे व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हैज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑन टॉप, जहाँ पे टॉप भी ज़्यादा होगा, एक्ट कर रहा होगा, वहाँ पे भी द मोशन इज परफॉर्म विद इन अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। मोशन हमेशा अवेलेबल रेंज में करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। और इसके बाद जो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स हैं, वो हमारे पास एक